स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग रिवीजन सेशन, जिधर आज हम क्या रिवाइज करेंगे, AS12 हमारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बराबर, ठीक है। चलो, छोटा सा AS है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी है। और मैंने इसको आपको क्लास में याद रहेगा तो बड़े चार्ट फॉर्म में समझा के सिंप्लीफाई कर दिया था, ठीक है। तो ये मैं बोर्ड नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ डाउनलोड करो, एकदम मजे करो, ठीक है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों रिवाइज कराऊंगा एकदम शांति से, प्यार मोहब्बत से। बस सुनते हुए चलना, फिर आपके लिए ये AS बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले नंबर था AS12, नाम था अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सर, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। ये सब जब आपको हेल्प करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। बराबर, तो इट इज असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। मतलब ग्रांट जब देंगे तो ऐसा नहीं कि फ्री में दे दिया, कुछ कंप्लायंस मांगेंगे। सपोज लैंड दिया तो बोलेंगे लैंड पे ये काम करना पड़ेगा। सपोज आपको प्लांट दिया तो बोलेंगे प्लांट जिस पर्पस के लिए दिया उस पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा। सपोज कैश दिया तो बोलेंगे कैश जिस पर्पस के लिए दिया उस पर्पस के लिए यूज करना। ऐसा नहीं कि डिविडेंड बांट लिया और ले गए घर पे, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। आगे फिर आएगा स्कोप। अब वो स्कोप में क्या बताएगा, AS12 किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई ग्रांट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स हॉलिडे? हॉलिडे मतलब छुट्टी, और टैक्स की छुट्टी मतलब सपोज मैं टीचिंग वाला अच्छा काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने देखा, बोला अरे आकाश सर आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो, आप पढ़ाते हो बच्चों को, आप 5 साल तक टैक्स मत भरना। मैंने बोला हाँ सच्ची, मैं नहीं मानता। वो बोले हाँ 5 साल तक टैक्स भरने की माफी आपको, उसको बोलते हैं टैक्स हॉलिडे पीरियड। तो वो सब का कवरेज यहाँ नहीं होता है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी में पार्टिसिपेट किया है एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर, तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोलेंगे, उसको गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन बोलेंगे। बिकॉज वहां तो गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दिया, बदले में मेरी कंपनी के शेयर्स ले गया, तो वो यहां कवर्ड, वो भी तरह का जो पार्टिसिपेशन है वो भी यहां कवर्ड नहीं है, ठीक है। चलो, उसके बाद आप किसी भी ग्रांट को रिकॉर्ड कब करोगे? वो बोलता है ग्रांट को रिकॉर्ड करना जब 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए। सबसे पहला, आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए 2 चीजों का। पहला, कि जो भी ग्रांट को लेकर कंडीशंस है वो आप कंप्लाई करोगे। दूसरा, रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि आपको ग्रांट मिल जाएगा, दैट द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। अच्छा, इस पे क्लैरिफाई कर दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रांट को आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना, नहीं नहीं नहीं, ग्रांट को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। बस वो ग्रांट मिलने का एक एश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अपने वहां मोदी जी आए, बोले भाइयों बहनों ग्रांट दे देंगे। अब अपने को पता है वादे तो बहुत करते, देते कोई नहीं है, लेकिन मालूम पड़ा मोदी जी ने वादा भी किया, एक लेटर भिजवाया, मेल भिजवाया, है ना। अब ये सब अपने को रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे, हाँ, तब आप ग्रांट बुक कर सकते हो। तो ग्रांट कैन बी बुक्ड ऑन अक्रूवल बेसिस प्रोवाइडेड दीज 2 कंडीशन आर मेट। अगर इसमें से कुछ भी चीज को लेकर डाउट लगता है तो फिर ग्रांट कैश बेस पे बुक करने का, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नॉर्मली जितने भी अपन क्वेश्चंस करते हैं, नॉर्मली वहाँ ऐसा मान लिया जाता है कि ग्रांट का पैसा आपको तुरंत ही आ गया है और तभी अपन ग्रांट बुक कर रहे हैं। जितने भी अपन क्वेश्चंस करते हैं उसमें ये देखा गया है। एनीवेज, क्लियर वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट ग्रांट का। गवर्नमेंट ग्रांट नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल ग्रांट, एक होता है रेवेन्यू ग्रांट, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल बाइफिकेशन दिया हुआ है। हम कैपिटल ग्रांट नॉर्मली तब बोलते हैं जब ग्रांट मिल गया है इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, और बाकी सारे ग्रांट को हम इनकम अप्रोच या रेवेन्यू ग्रांट की तरह से क्लासिफाई करते हैं। बट एनीवेज, ये तो एक बेसिक बाइफिकेशन है। द मेन बाइफिकेशन इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो ये ऊपर वाला आपको नहीं समझा तो भी चलेगा, मेन यहां आना, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट के 2 ब्रॉड कैटेगरी है, एक है नॉन मॉनेटरी ग्रांट, एक है मॉनेटरी ग्रांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी ग्रांट? जब ग्रांट आपको काइंड में मिलता है उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। फॉर एग्जांपल, आपको लैंड फ्री में दे दिया, आपको कोई मशीन फ्री में दे दिया, है ना, उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी, मतलब पैसा नहीं दिया, कोई असेट दे दिया आपको फ्री में, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। और एक होता है मॉनेटरी, मॉनेटरी में अपने को पैसा मिलता है। अब मैं नॉन मॉनेटरी का बात करूंगा, अब मैं किसका बात करूंगा, नॉन मॉनेटरी का बात करूंगा। नॉन मॉनेटरी में 2 चीजें हो सकती है, या तो आपको असेट मिला है एट अ कंसेशनल रेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेशनल रेट? सस्ते में असेट मिला है। देखो, ये फिर नॉन मॉनेटरी कैसे हुआ सर? देखो, एक क्या तरीका होता है कि आपने बिल्डिंग खरीदा 10 करोड़ का और गवर्नमेंट ने आपको रीपे किया 6 करोड़, ये नॉन मॉनेटरी नहीं हुआ, क्योंकि यहां आपने 10 करोड़ भरा है, गवर्नमेंट ने 6 करोड़ मिला है, ये तो मॉनेटरी हो गया। तो यहां कौन सा आएगा? मान लो 10 करोड़ की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने बोला 6 करोड़ आपको माफ, 4 में आके ले जाओ। मतलब यहां मैंने 10 भर के 6 वापस नहीं लिया, यहां मैं नेट 4 करोड़ ही भरूंगा। तो यहां मुझे जो बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट से वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है।
तो उसको बोलते हैं रिसीव द असेट एट कंसेशनल रेट। 10 करोड़ का असेट 4 करोड़ में मिल गया, तो ऐसे असेट को आप एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना, मतलब जितने में आपको पड़ा उतने में आप रिकॉर्ड कर लेना। आपको 4 में पड़ा, आप 4 पे रिकॉर्ड करो, खत्म कहानी। दूसरा, अगर असेट फ्री में मिला है, बिल्डिंग वर्थ ₹10 फ्री में दिया, बोला अरे लख टिप है तेरी, टिप रख ले, तो उस केस में ये मत बोलना सर मेरी कॉस्ट तो जीरो हो गई तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, देखो भले आपकी कॉस्ट जीरो है, लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ओनर्स को असेट तो दिखना चाहिए ना बैलेंस शीट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, वी विल रिकॉर्ड नॉमिनल वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल वैल्यू? 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया। नॉमिनल का मतलब होता है इमटेरियल वैल्यू। तो आप क्या करोगे, एंट्री मारोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट या कैपिटल रिजर्व या पीएनएल, जो भी मारना है मार लो, क्योंकि वैसे भी इमटेरियल है। 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, वैसे करके अपन एंट्री मार देंगे। तो क्वेश्चन में अगर कभी आपको बोल दिया कि नॉमिनल वैल्यू पे ग्रांट मिला है, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, गलत। रिकॉर्ड करना, लेकिन नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, मतलब फ्री में मिला है तो ये मत बोलना कि हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये 2 हो गया नॉन मॉनिटरी ग्रांट। इज दिस क्लियर? एक बार नॉन मॉनिटरी हो गया, फिर हम किधर आएंगे, मॉनिटरी ग्रांट में आएंगे। मॉनिटरी में क्या होता है, हमने असेट खरीदा या कोई खर्चा इंकर किया, अब गवर्नमेंट आके हमको कैश में ग्रांट देता है। ठीक है, तो इसमें 3 ब्रॉड केसेस है। सबसे पहला, ग्रांट रिलेटिंग टू फिक्स्ड असेट। इन लोगों ने ना हर जगह फिक्स्ड असेट वर्ड यूज किया हुआ है, बट एक्चुअली पीपीई होना चाहिए। फिक्स्ड असेट शब्द ही रिप्लेस हो गया पीपीई से। एनीवेज, तो पीपीई बोले, फिक्स्ड असेट बोले, बात तो एक ही है। तो ग्रांट रिलेटिंग टू फिक्स्ड असेट। दूसरा है ग्रांट रिलेटिंग टू रेवेन्यू नेचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू नेचर सर? रेवेन्यू नेचर मतलब देखो, एक तो आपको ग्रांट मिला किसी असेट को रियम्बर्स करने के लिए, कि आपने कोई पीपी खरीदा रहेगा, उसका खर्चा रियम्बर्स किया और ग्रांट दिया। दूसरा है आपको ग्रांट मिला किसी खर्चे को रियम्बर्स करने के लिए, मतलब सपोज आपने कोई सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, उसको रियम्बर्स करने का आपको ग्रांट मिल गया। सपोज आपने कोई ट्रेनिंग दिया एम्प्लॉय को, उसको रियम्बर्स करने का ग्रांट मिल गया। सपोज आपने कोई कैंपेन चलाया मार्केटिंग का देश के भलाई के लिए, जैसे आपने बोला पोलियो की बूंद पिलाओ, अमिताभ बच्चन को हायर किया, तो जो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट ने आपको रियम्बर्स कर दिया। मतलब किसी जब खर्चे को रियम्बर्स करेगा तो इधर आएगा। और तीसरा है ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। समझा? ठीक है। अब पहला है मॉनिटरी ग्रांट रिलेटिंग टू फिक्स्ड असेट या पीपीई। अब पीपी में 2 तरह के असेट होता है, एक होता है डेप्रीशिएबल, एक होता है नॉन डेप्रीशिएबल। बराबर, डेप्रीशिएबल असेट जब है तो 2 मेथड है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी परचेज बिल्डिंग वर्थ 10 CR, ग्रांट रिसीव 6 CR। मतलब 10 करोड़ की बिल्डिंग आपने खरीदी, मतलब आपने पहले 10 पे किया, फिर 6 करोड़ आपको ग्रांट में वापस मिल गया। लाइफ 10 साल मान के चल लेना। 2 मेथड है। पहला मेथड बोलता है इस ग्रांट को असेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर दो। इसका मतलब आपको पता है ना, मैंने कंसेप्ट के साथ आपको हर चीज जर्नल एंट्री के फॉर्म में सिखाई थी। ये देखो, सपोज आपने बिल्डिंग टू बैंक करके बिल्डिंग पहले रिकॉर्ड करा, फिर जो ग्रांट मिला उसको आप बिल्डिंग के कॉस्ट से लेस कर देना। अब ग्रांट मिलता है तो मतलब बैंक डेबिट हो रहा है, बराबर। अब मुझे इस ग्रांट को बिल्डिंग के कॉस्ट से एडजस्ट करना है, तो बैंक तो डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट करूंगा बिल्डिंग। तो इसलिए मैंने ये एंट्री मारी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। इसका मतलब मैंने पहले बिल्डिंग को 10 पे रिकॉर्ड किया, फिर जो ग्रांट मिला उसको मैंने बिल्डिंग के वैल्यू से लेस कर दिया। इन शॉर्ट मेरा नेट बिल्डिंग का वैल्यू कितने पे रिकॉर्ड हुआ, 4 करोड़ पे रिकॉर्ड हो गया। अब जब मैं डिप्रिशिएट करूंगा तो मैं कितने पे करूं डिप्रिशिएट, 10 CR या 4 CR? देखो 10 CR तो आपकी डे 1 की वैल्यू थी, उसमें से 6 तो आपने एडजस्ट कर दिया ना, तो जो आज वैल्यू बची है उसी पे आप करोगे डिप्रिसिएशन। दैट इज यू विल डिप्रिशिएट द 4 CR का वैल्यू। तो 4 CR डिवाइड बाय 4 इयर्स 0.4 का आएगा डिप्रिसिएशन। इसको पीएनएल में फिर हम कर देंगे ट्रांसफर। दैट्स इट। ये पहला मेथड है। किसका है? डेप्रिशिएबल असेट का पहला मेथड है। फिर आएगा डेप्रिशिएबल असेट का दूसरा मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें हम जो ग्रांट मिला उसको असेट से नहीं छेड़ते, उसको हम एक डिफर्ड इनकम की तरह दिखाते हैं। सर वाई डिफर्ड इनकम? देखो जब ग्रांट मिलता है तो आपके लिए एक बेनिफिट की तरह है, तो आप नॉर्मली बोलोगे टू इनकम, बट देखो अब ये जो ग्रांट मिला है आपको, ये एक असेट के लिए मिला है जिसकी लाइफ 10 साल है। तो ये जो इनकम है ये भी डे 1 पे नहीं, ये भी 10 साल में बुक होनी चाहिए ना, मैचिंग कंसेप्ट। जिस चीज के लिए ग्रांट मिला है उसका खुद का लाइफ 10 साल है, तो ग्रांट को भी आप आज बुक करोगे एज अ डिफर्ड इनकम और 10 साल तक प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सर डिफर्ड इनकम क्या होता है? डिफर्ड इनकम इज लाइक अ लाइबिलिटी यू कैन से। ठीक है सर भाई, ऐसा मान लो, देखो जब आपने मुझे सपोज एडवांस अकाउंट्स का आपने बैच खरीदा मेरा, आपने मुझे फीस जल्दी भर दी, तो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड तो की नहीं, उसके पहले आपने मुझे फीस भर दी, तो मेरे लिए जो एडवांस में फीस मिलती है वो मेरे लिए डिफर्ड इनकम होता है। उस डिफर्ड इनकम को आप एडवांस लाइबिलिटी भी कहते हो, एडवांस इनकम भी कहते हो, डिफर्ड इनकम भी कहते हो। मतलब वक्त से पहले जब पैसा मिल जाए, अक्रू होने से पहले पैसा मिल जाए, डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम इज लाइक अ लाइबिलिटी। कभी कभी इन लोग उसको रिजर्व भी बोलते हैं, बट रिजर्व नहीं, लाइबिलिटी एक तरीके से, बिकॉज आपने अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो रिफंड करना पड़ सकता है, इसलिए। तो अब ये जो डिफर्ड इनकम है ये आप बुक करोगे, तो एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, डीजीजी। एक बार आपने एक
स्पेसिफाइड अकाउंट में डाला इसको। अब इस अकाउंट से आप हर साल ओवर द लाइफ ऑफ द असेट ट्रांसफर करोगे पीएनएल के अंदर। तो मान लो आपका बिल्डिंग जो है वो 10 साल तक हो रहा है डिप्रिशिएट, तो ये जो ग्रांट है ये भी 10 साल में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो फॉर एग्जांपल अब बिल्डिंग से आपने छेड़खानी नहीं की, बिल्डिंग को आपने 10 पे रखा, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 10 CR पे ही आएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग 1 CR 1 CR। अब जो ग्रांट है ये ग्रांट ये 6 करोड़ पे दिख रहा है, इसको ट्रांसफर करना है पीरियड में ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो आप क्या करोगे, ये ग्रांट डीजीजी को रिवर्स करोगे, तो बोलेंगे डीजीजी अकाउंट डेबिट। देखो डीजीजी लाइबिलिटी की तरह एक, तो जब लाइबिलिटी रिवर्स करोगे डेबिट करोगे आप टू पीएनएल। हर साल आप 0.6 ट्रांसफर करते हुए चलोगे। अब मैं एक स्टेप आगे जाके आपको मैंने थोड़ा बेटर क्लैरिटी दिया था। देखो मेथड नंबर 2 में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पीएनएल में आपका एक तरफ दिख रहा है डिप्रिसिएशन 1 CR का, और एक तरफ दिख रहा है आपका ये जो आपने ट्रांसफर किया है पीएनएल के अदर इनकम में जो ग्रांट है वो 0.6 CR का। नेट खर्चा कितना दिख रहा है, 1 CR का एक्सपेंस, 0.6 का इनकम, तो नेट खर्चा आपका दिख रहा है 0.4 CR का। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। मेथड नंबर 1 में क्योंकि मैंने असेट की कॉस्ट से एडजस्ट किया तो खर्चा नेट 0.4 का दिख रहा है। मेथड नंबर 2 में क्योंकि मैंने अलग अलग बुक किया तो मेरा खर्चा अलग दिख रहा है, मेरा इनकम अलग दिख रहा है, नेट इंपैक्ट उतना ही है। सो इट इज जस्ट द वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स। सर एग्जाम में क्या करना है, अगर क्वेश्चन में बोला गया कंपनी ने कौन सा मेथड फॉलो किया तो आप वो मेथड फॉलो करोगे, अगर नहीं बोला गया है तो आपको दोगलापंती दोनों मेथड की तरफ से आंसर लिख के आना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मैंने कौन सा मेथड डिस्कस किया आपके साथ, अगर ग्रांट मिला है फॉर अ डेप्रिशिएबल एसेट तो आपको ये करना है, दो मेथड है आपके पास, या तो कॉस्ट से लेस करो या फिर अलग से डिफर्ड इनकम करके बुक करो, और डिफर्ड इनकम को हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। क्लियर है यहां तक, पक्का समझा। देखो वी आर अंडर रिवीजन, तो मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करूंगा, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू रिकॉल थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड इन क्लास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा इफ द ग्रांट इज रिसीव फॉर अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल। मान लो लैंड के लिए आपको ग्रांट मिला, सपोज लैंड है 10 करोड़ की, आपको ग्रांट दे दिया 6 करोड़ का, तो एक तरीका तो क्या है, इस ग्रांट को एसेट की कॉस्ट से लेस कर दो, बराबर, वो तो अपने को आता है। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हो कि मैं कॉस्ट से लेस ना करूं तो यहां आप डिफर्ड इनकम करके ये नहीं बोल सकते कि एसेट की लाइफ में ट्रांसफर कर दो, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, इसकी कोई लाइफ ही नहीं होती, तो ये जो बोल सकते ना अपन डीजीजी करके लाइफ में ट्रांसफर करो, वो नहीं कर सकते। तो सर अगर मैं कॉस्ट से एडजस्ट नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूंगा, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी है, आपको फिर देखना पड़ेगा ग्रांट कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। ग्रांट अनकंडीशनल का मतलब क्या हो गया कि ग्रांट मिला है विदाउट एनी कंडीशंस अटैच टू इट, आपको लैंड का पैसा दिया, बोला जो करना है कर, कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो ऐसे ग्रांट को बोलते हैं ग्रांट रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। और ग्रांट कभी भी प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के नेचर में होता है तो वो हमेशा कैपिटल रिजर्व में जाता है, मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस हम सीधा सीधा उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम नहीं है, तो इसको पीएनएल में मत डालो, इसको आप एक फिक्स्ड रिजर्व में डालो। बेसिकली कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, वरना आप क्या करोगे, फ्री रिजर्व में डालोगे और उसको फिर डिविडेंड बांट दोगे, वो नहीं चलेगा, इसलिए बोलते हैं एक स्पेसिफिक रिजर्व में जाके बुक करो उसको, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द ग्रांट इज कंडीशनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल, सपोज लैंड के लिए पैसे दिए, बोला लैंड खरीदने के बाद 5 साल तक बेचना मत, मालूम पड़ा लैंड पे पार्टी बीटी कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा, लैंड को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करना, ऐसा 5 साल तक करना पड़ेगा आपको। तो अगर इसको बोलते हैं कंडीशनल ग्रांट, तो अगर कंडीशन 5 साल की है तो फिर आप जो ग्रांट का पैसा मिला है उसको बुक करना डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आप ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये किसके लिए है, नॉन डेप्रिशिएबल। देखो डेप्रिशिएबल में आपने कभी ऐसा देखा नहीं कंडीशनल कंडीशनल, ये सिर्फ नॉन डेप्रिशिएबल के अंदर होता है, क्योंकि इसमें एसेट क्योंकि लाइफ नहीं होती है। तो वापस से अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ग्रांट मिला है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे या तो हम एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर देवे, पहला मेथड। दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो फिर देखना पड़ेगा ग्रांट कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। अगर ग्रांट अनकंडीशनल है तो हम ट्रीट करेंगे लाइक अ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन और ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। और अगर ग्रांट कंडीशनल है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे डीजीजी में, एंड जितने साल की कंडीशंस है उतने साल में ट्रांसफर करेंगे इन P&L। ये था अगर ग्रांट आपको किसी एसेट के लिए मिला है तो। अब एसेट में डेप्रिशिएबल भी हो गया, नॉन डेप्रिशिएबल भी हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे ग्रांट रिलेटिंग टू रेवेन्यू नेचर। अगर आपको कोई भी ग्रांट मिला है ऑफ रेवेन्यू नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू नेचर, मैंने बताया था ना, किसी भी पीएनएल के एक्सपेंस को रीएम्बर्स करने के लिए ग्रांट दिया गया है। जनरली दीस ग्रांट्स आर रिसीव्ड टू रीएम्बर्स द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, सैलरी एक्सपेंस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वगैरह। तो इसके लिए ग्रांट मिला तो क्या करना, जितने साल का खर्चा रीएम्बर्स कर रहा है उतने साल में ग्रांट बुक करना।
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोलता है हम आपके कंपनी के 1 साल के एम्प्लॉय की पगार रियम्बर्स करेंगे, तो पगार 1 साल की रियम्बर्स हो रही है, ग्रांट भी 1 साल में बुक होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट बोलता है हम आपकी कंपनी के 5 साल की सैलरी एक्सपेंस रियम्बर्स करेंगे, तो फिर जो पैसा मिला है वो 5 साल का सैलरी एक्सपेंस रियम्बर्स करने के लिए मिला है, तो ये ग्रांट भी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, मतलब सिंपल मैचिंग कंसेप्ट। अगर ग्रांट वापस से, अगर ग्रांट मिला है टू रियम्बर्स एक्सपेंडिचर ऑफ 1 ईयर, तो ग्रांट आ जाएगा इन पीएनएल ओवर 1 ईयर। अगर ग्रांट मिला है टू रियम्बर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 5 ईयर्स, तो ग्रांट आ जाएगा इन पीएनएल ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ग्रांट जाएगा पीएनएल में, ये तो पता है, बस कितने साल में जाएगा उसके लिए देखना कितने साल के खर्चे रियम्बर्स करने का प्रॉमिस हुआ है। तो देख लो पहला पार्ट, ग्रांट रिसीव टू रियम्बर्स द एक्सपेंसेस ऑफ 1 ईयर। मान लो एग्जांपल, सैलरी एक्सपेंस वाज 90 लाख पर एनम, ग्रांट रिसीव वाज 30 लाख टू रियम्बर्स द सैलरी ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 1 साल का खर्चा रियम्बर्स कर रहे हैं। 30 लाख को आप ट्रांसफर करोगे पीएनएल में। अब जब आप पीएनएल में दिखाते हो ना, तो 2 तरीका है दिखाने का, प्रेजेंटेशन के 2 तरीके। सबसे पहला, या तो एक्सपेंस को अलग दिखाओ और इनकम को अलग दिखाओ, एक्सपेंस 90 का, इनकम 30 का, या फिर जो आपका ग्रांट मिला है उसको एक्सपेंडिचर से नेट ऑफ करके दिखा दो। तो सैलरी एक्सपेंस मेरा 90 था, 30 का ग्रांट मिला, तो पीएनएल में अलग अलग दिखाने के बदले नेट 60 का एक्सपेंस दिखा दो, ऐसा। ओनली वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, बाकी सब सेम है। अगला, ग्रांट रिसीव टू रियम्बर्स एक्सपेंडिचर ऑफ मल्टीपल ईयर्स। एग्जांपल, सैलरी एक्सपेंस वाज 90 लाख पर एनम, पगार हर साल 90 लाख की है, ग्रांट मिला है 100 लाख का, लम सम टू रियम्बर्स सैलरी ऑफ 5 ईयर्स। अब आप बोलोगे सर पगार 90 लाख की है, ग्रांट क्यों दिया 100 का? 100 वाला ग्रांट दिया गया 5 साल के लिए, तो पहले तो इस ग्रांट को आप बुक करना एज अ डीजीजी, और 100 डिवाइड बाय 5 एवरी ईयर 20 लाख जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब सैलरी हर साल की 90 लाख है, और हर साल का रीएम्बर्समेंट इज नॉट 100, वो तो 5 साल का रीएम्बर्समेंट है, हर साल का ग्रांट इज ओनली 20, तो उतना आप डीजीजी से निकालकर 20 ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अगेन दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो सैलरी 90 और ग्रांट 20 दिखाओ, या फिर सैलरी नेट करके 70 दिखा दो। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, ग्रांट इज रिसीव फॉर एनी पास्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड। पहले आपने अच्छे काम किए थे, तब कोई ग्रांट प्रॉमिस नहीं था, अब गवर्नमेंट ने देखा कि पहले इसने बड़े अच्छे काम किए, चलो इसको ग्रांट दिया जाए। तो अगर आपके पुराने कर्म के लिए आपको ग्रांट मिल रहा है ना, अगर आपके पुराने कर्म के लिए आपको ग्रांट मिल रहा है, तो ऐसे ग्रांट को अगेन बोलेंगे रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला गया है दैट ग्रांट इज रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, सर प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन होता क्या है? नॉर्मली ये ग्रांट आपको मिलता है टू सेटअप अ बिजनेस, फैक्ट्री, प्लांट, मशीन इन अ बैकवर्ड रीजन। मतलब गवर्नमेंट आपको यहाँ देता है पैसा और बोलता है इस पैसे से जो करना है करो, अच्छा करना, बस भला करना दुनिया का, उसको बोलते हैं ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। एग्जाम में हिंट क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर अ बैकवर्ड रीजन बोल देगा, या नोटिफाइड एरिया बोल देगा, तो ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब अगर ऐसा बोला ना ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर अ बैकवर्ड रीजन, तो उसमें ये मत देखना कि आपने खर्चा किसके लिए किया है, मशीन के लिए किया है, प्लांट के लिए किया है, ये सब मत देखना। अगर बैकवर्ड रीजन के लिए या नोटिफाइड एरिया के लिए ग्रांट दिया है, उसमें तुम कुछ भी करो, तुम है ना प्लांट खरीदो, तुम मशीन खरीदो, तुम कुछ भी करो, उसको हम मानेंगे ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और ऐसा ग्रांट हमेशा कैपिटल रिजर्व में जाता है। बच्चे नॉर्मली यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, बोलते हैं सर बैकवर्ड रीजन छोड़ो, मिला तो प्लांट, इसके लिए कंपनी ने तो प्लांट के लिए यूज किया ना, कंपनी ने किसके लिए उसका उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा मिलता है तो कंपनी कुछ भी कर सकती है, वो कंपनी की चॉइस थी, कंपनी ने प्लांट खरीद लिया, कंपनी चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी। ठीक है, तो ऐसे ग्रांट को आप हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। इसलिए मैंने लिख के भी दिया हुआ है, हिंट दैट ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, हिंट ये है। नोटिफाइड रीजन कभी कभी ऐसा भी लिखता है, सॉरी बैकवर्ड रीजन कभी कभी नोटिफाइड एरिया भी लिखता है, नोटिफाइड एरिया, तो ये भी आप चाहे तो ऐड कर लो उसके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर? यस। ये था ग्रांट का पूरा अकाउंटिंग। तो असेट के लिए मिला तो क्या करना है बराबर, इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू मिला तो क्या करना है, एंड फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मिला तो क्या करना है, सिंपल। अब आएगा रिफंड। रिफंड मतलब ग्रांट दिया आपको, आपने जिस काम के लिए दिया वो तो काम किया ही नहीं है ना, अब गवर्नमेंट बोलता है चल पैसा वापस दे। ठीक है, तो जब रिफंड की बात आएगी तो रिफंड कहां से करना है, तो देखो रिफंड का ट्रीटमेंट डिपेंड्स कि जब ग्रांट मिला था तब क्या किया था आपने। तो मान लो इफ द ग्रांट रिसीव्ड वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ असेट, जब ग्रांट मिला तो आपने कॉस्ट कम किया था, तो रिफंड से कॉस्ट बढ़ जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल जब ग्रांट मिला तो एंट्री क्या मारी थी, कैश बैंक टू असेट, ये मिलने पे एंट्री थी। रिफंड पे एंट्री उल्टी हो जाएगी, क्यों, रिफंड में पैसा जा रहा है तो आप बोलोगे टू कैश बैंक और डेबिट क्या कर देना पीपी। तो अगेन वही मैचिंग कंसेप्ट है, जिस तरीके से आपने रिसीट को ट्रीट किया था उसका एग्जैक्ट उल्टा रहेगा रिफंड। ठीक है, तो रिफंड का मैंने एंट्री मारा पीपी टू कैश बैंक। क्लियर। अच्छा, जब आप ये एंट्री मारते हो ना, मतलब आपने जब रिफंड को पीपी से एडजस्ट किया है, तो एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, आपकी पीपी की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाती है। तो जब पीपी का वैल्यू चेंज होता है, वेरी गुड आंसर, डेप्रीसिएशन चेंजेस प्रोस्पेक्टिवली। देखो आपने AS 10 में सीखा था कि अगर पीपी का कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाए या लाइफ चेंज हो जाए तो इट्स डेप्रीसिएशन विल चेंज प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव मत करना, पहले बता रहा हूं, बराबर। तो आफ्टर अबव एंट्री द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इंक्रीजेस, देयरफॉर डेप्रीसिएशन फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स विल आल्सो इंक्रीज, दैट इज प्रोस्पेक्टिवली, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आगे, इफ द ग्रांट रिसीव वाज ट्रांसफर टू डीजीजी एज डेफर्ड इनकम, मतलब जब ग्रांट मिला था तो आपने ऐसा डिफर्ड इनकम बुक किया था तो रिफंड भी वहीं से करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या, सुनना। सपोज ग्रांट मिला 100 करोड़ का, पीएनएल में 5 साल में जाना चाहिए था। अब डे 1 पे आपने पहले बुक किया डीजीजी 100 CR, अब रिफंड कब हो रहा है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ थर्ड ईयर। तो मैं बोलूं इस 100 CR में से 2 साल तक आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर चुके हो। देखो 100 करोड़ का डे 1 का बैलेंस था, बराबर, उसमें से हर साल 2020 पीएनएल में ट्रांसफर होना चाहिए था, तो आपने 2 साल तक पीएनएल में 2020 करके ट्रांसफर कर दिया। तो डीजीजी में आज बैलेंस कितना पड़ा है, 660 का पड़ा है। जिस दिन रिफंड की बात चल रही है उस दिन डीजीजी में बैलेंस 60 का पड़ा है, बट रिफंड तो आप पूरा 100 करोगे। तो जो बैलेंस रिफंड करोगे वो कहां से रिफंड करेंगे, वो आपका जाएगा पीएनएल से। तो इसलिए एंट्री क्या बनेगी, टू कैश बैंक, रिफंड पूरा हो गया। जितना भी डीजीजी में बैलेंस है वो रिवर्स करना, बचा हुआ बैलेंस आप पीएनएल से रिवर्स करोगे। सबको समझाए वाला पार्ट, इसलिए वो यहां ऐसा लिखा गया, रिफंड ऑफ ग्रांट विल बी डन फ्रॉम डीजीजी अप टू द बैलेंस इन डीजीजी, एक्सेस इफ एनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट पीएनएल, बराबर। ठीक है, उसके अलावा जब ग्रांट अगर मिला था तो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था तो रिफंड भी वहीं से कर देना, एग्जैक्ट उल्टी एंट्री, कैपिटल रिजर्व टू कैश एंड बैंक। उसके अलावा लास्ट पॉइंट, कभी कभी एक कोट करना पड़ सकता है आपको कि रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इज ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS 5। ये चीज अपन AS 5 के अंदर भी देख लेते हैं, बराबर। AS 5 में लिखा गया ये चीज कि रिफंड ऑफ ग्रांट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसी बात पे आपकी कंसेप्चुअल कहानी खत्म हो जाती है कि आपको इतना पार्ट समझ आता है, इतना समझ आया तो आपको मजा आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस की बातें करूंगा, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है बताऊंगा, वो प्रैक्टिस करना, बट जो अच्छे क्वेश्चन है LDR वाले वो मैं भी रिवाइज करूंगा फटाफट से। जैसे इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 तक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी देने के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो पढ़ जरूर लेना इसको। जो ढंग का क्वेश्चन है वो अपने लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं ये नहीं बोला बाकी सब मत पढ़ना, सारे क्वेश्चन रीड करना। मेरा मोटिव है रिवाइज कराना कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कुछ अच्छा पार्ट है, इसलिए। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला वो बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर कि ऑन 1 अप्रैल मैक रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 60 lakhs। ठीक है, ग्रांट कितने का मिला अपने को, 60 लाख का ग्रांट मिला अपने को, फॉर मशीन कॉस्टिंग 300 lakhs। तो मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 300 lakhs थी, ग्रांट मिला 60 lakhs का। दैट मीन्स अब इसमें किया क्या, सुनना, द ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। ग्रांट को अपन ने कॉस्ट ऑफ असेट से एडजस्ट किया हुआ है, मतलब 300 लाख की कॉस्ट थी, 60 lakhs ग्रांट, तो 240 पे आप चार्ज करोगे डेप्रीसिएशन, ध्यान रखना। लाइफ वगैरह दे रखे 10 years मशीन की। ओके, मशीन वॉज डेप्रीशिएटेड एट 10% WDV बेसिस, WDV बोला गया, ठीक है। कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन जून 19, 1 जून 19 को रिफंड करना है। अब जून 19 बोला है, कुछ नहीं बोला तो हमेशा फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मानना। ठीक है, सबसे पहले आगे देखते हाउ द रिफंड ऑफ द ग्रांट इज डेल्ट, क्या ट्रीटमेंट रहेगा रिफंड का। देखो जब ग्रांट मिला तो कॉस्ट से लेस किया तो रिफंड भी वहीं से करना है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब रिफंड करोगे तो रिफंड फर्स्ट डे पे नहीं हो रहा है, जून में जाके हो रहा है, तो पहले जून तक की वैल्यू पे आ जाओ। कैसे करोगे, सुन लो मेरी बात, मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं इसका। इधर आओ, इधर आ जाओ, मैंने मस्त सॉल्व करके रखा है आपके लिए इसके अंदर, वो देख सकते हो आप। इलस्ट्रेशन नंबर 9, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन परचेस्ड लेस ग्रांट। ठीक है, ये आपको मिला नेट कॉस्ट ऑफ मशीन 240। ये 1 अप्रैल 16 का बात चल रहा है, रिफंड हुआ है 1 जून 19 में, तो तब तक का चार्ज करो डेप्रीसिएशन। तो 16-17 WDV डेप्रीशिएट किया, 17-18 WDV डेप्रीशिएट किया। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रीसिएशन। ऐसे करते करते मैं आया 31 मार्च 19 के कैरिंग अमाउंट पे, रिफंड 1 जून को हुआ है, तो मार्च से लेकर जून तक का भी 2 महीने का आना चाहिए डेप्रीसिएशन, तो वो भी करना आप। तो आपको मिलेगी कैरिंग अमाउंट ऑन 1 जून। अब आप रिफंड ऐड बैक कर देना। अब क्योंकि रिफंड मैंने
एसेट के कॉस्ट से माइनस किया था, तो एड बैक वही करूंगा मैं, तो मैंने एड बैक कर दिया, तो मुझे मिला नया कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर द रिफंड। अब इसको मैं करूंगा डेप्रिशिएट ओवर द रिमेनिंग लाइफ। तो इस साल में 10 महीने ही बचे, तो इस साल में मैं इस नए कैरिंग अमाउंट पे 10% चार्ज करूंगा एज माय डेप्रिसिएशन। दैट्स इट, खत्म। अब इसमें एंट्रीज पूछी थी फॉर द ईयर 1920, तो एक तो रिफंड की एंट्री आ जाएगी, सिर्फ 1920 का एंट्री पूछा, तो 1920 में क्या हुआ है, रिफंड हुआ है और एक डेप्रिसिएशन बुक हुआ है। डेप्रिसिएशन पूरे साल का बुक करना और फिर ट्रांसफर कर देना P&L के अंदर, दैट्स इट, सिंपल। तो ये एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, प्लीज करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर है इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये भी LDR क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन LDR इसलिए बिकॉज सीखने बहुत कुछ मिलता है अपने को। देख लो क्या बोलता है, सुन लो। A लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन वर्थ 40 lakhs, यूजफुल लाइफ इज 4 years, रेसिडुअल वैल्यू 8 lakhs, ग्रांट रिसीव्ड 16 lakhs, एंट्री चाहिए टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड इन थर्ड ईयर। कुछ नहीं बोला तो मान लेना फर्स्ट डे ऑफ द थर्ड ईयर में रिफंड हो रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ असेट इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, मतलब अगर आपने ग्रांट को पीपी से एडजस्ट किया है तो रिफंड के टाइम क्या होगा, और अगर आपने ग्रांट को डीजीजी से एडजस्ट किया हुआ है तो फिर रिफंड के टाइम क्या होगा। उसकी एक तो रिफंड की एंट्री चाहिए, दूसरा वैल्यू ऑफ द असेट चाहिए। निकालेंगे शांति से, पहले एक एक करके बात करते हैं। पहला केस, अगर आपने ग्रांट को पीपी में एडजस्ट किया तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप डे 1 की वैल्यू पे आ जाना। डे 1 की कॉस्ट मेरी 40 lakhs है, ठीक है। जो भी ग्रांट है पहले एडजस्ट कर दो यहाँ से, फिर आपको मिलेगी डे 1 की नेट कॉस्ट। अब चार्ज करो डेप्रीसिएशन। ध्यान रखना, इन केस वेर एवर देयर इज रेसिडुअल वैल्यू, तो जितना भी आपका कॉस्ट है माइनस द रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वैसे निकालना डेप्रीसिएशन। तो 1 साल 2 साल, 2 साल किया डेप्रीशिएट, मुझे मिली वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर के फर्स्ट डे पे रिफंड हुआ है, तो क्योंकि ग्रांट रिसीव्ड को मैंने कॉस्ट से एडजस्ट किया था, रिफंड को भी वहीं से एडजस्ट करना है, रिफंड में यहाँ एड बैक कर दूंगा। तो मैंने रिफंड किया, एड बैक, मेरी नई कैरिंग अमाउंट हो गई 32 lakhs। अब मैं आने वाले साल में इस 32 पे चार्ज करूंगा डेप्रीसिएशन। कैसे, 32 माइनस द सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय द रिमेनिंग लाइफ। अब गलती पता लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 4 years करते हैं। अरे 4 years तो डे 1 की लाइफ थी राजा, आज 2 साल के बाद 2 साल ही बचा है ना यार। अरे 4 साल में से 2 साल खत्म हो गए तो जिंदगी के 2 साल ही बचे हैं ना यार, तो डिवाइड बाय 2 करना। ओके, क्लियर। बस, तो बस मैंने सब कुछ निकाल के दे दिया, रिफंड की एंट्री मार दी कि रिफंड मैंने असेट से एडजस्ट किया है। दूसरा, व्हाट इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डीजीजी, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अगर यहां से क्रेडिट किया तो क्या करेंगे, सुनना। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने ग्रांट को असेट से एडजस्ट नहीं किया है, डीजीजी करके बुक किया है, तो ग्रांट मिलने से या ग्रांट के रिफंड से असेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला। वापस से क्या बोला मैंने, अगर जो ग्रांट मिला उसको आपने बुक किया एज अ डिफर्ड इनकम, तो ग्रांट मिलने से या ग्रांट के रिफंड करने से असेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जब मिला तो आपने असेट की कॉस्ट से माइनस नहीं किया, तो रिफंड के समय वहां से माइनस नहीं, वहां से एड बैक नहीं करोगे, तो असेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बराबर, क्योंकि ग्रांट की अकाउंटिंग अलग चल रही है पूरी। तो यहां देखो, इफ ग्रांट वाज ट्रांसफर टू डीजीजी, तो उस केस में कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट, डे 1 की कॉस्ट, यहां से मैंने ग्रांट को एडजस्ट नहीं किया, ये रहा ईयर 1 डेप्रिसिएशन 8 lakhs, ईयर 2 8 lakhs। इवन इफ यू रिफंड द ग्रांट, फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डेप्रिसिएशन वोंट चेंज बिकॉज रिफंड को मैं कॉस्ट में एड बैक नहीं कर रहा हूं, तो इसका थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन विल बी 8 lakhs। दिस वोंट चेंज एज रिफंड इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट पीपी। ये पहले मेरे एसेट की वैल्यू निकाल दी मैंने। दूसरा है, अपने को बोला ग्रांट का रिफंड का एंट्री क्या रहेगा सर, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में बैलेंस कितना बचा है। आपने बुक किया 16 लाख, असेट की लाइफ 4 years थी, तो ये 16 lakhs was to get transfer in P&L over a period of 4 years। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाय 4, हर साल 4 लाख ट्रांसफर होना चाहिए था, तो 2 साल तक मैंने ऐसा ट्रांसफर किया। अब बैलेंस बचा है 8 lakhs, थर्ड ईयर के फर्स्ट डे पे रिफंड हो गया। रिफंड तो पूरा 16 किया है, तो जितना बैलेंस डीजीजी में उतना वहां से एडजस्ट करना, बाकी आप P&L में ट्रांसफर कर देना, कहानी खत्म। सबको समझा हीरो लोग मैंने क्या बोला? यस। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अ क्लैरिटी पर्पस, करके जरूर जाना है इसको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ढंग के क्वेश्चन पे आऊँ तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। एक क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो की पॉइंट है उसकी बात करूंगा, सुनना। आपने मशीन खरीदी 20 की, 5 साल लाइफ थी इसकी। अब ग्रांट आपको मिला 80%, बट कब मिल रहा है पता है? 2020 में मिल रहा है। मशीन 70 में खरीदी, ग्रांट मिला 2020 में, 80% कॉस्ट का ग्रांट, मतलब 20 lakhs वैल्यू है, 80% मतलब 16 लाख का ग्रांट मिला है। बट दिक्कत पता है क्या है? अब देखो, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। कॉस्ट 12 थी, जिस दिन तक ग्रांट मिला है तब तक आपने बहुत सारा चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन, तो आज वैल्यू 8 लाख की बची है, लेकिन ग्रांट मिला है 16 lakhs का, और कंपनी की इच्छा है कि वो ग्रांट को कॉस्ट से लेस करना चाहती है, लेकिन उतनी कॉस्ट बची नहीं है, तो 16 वाले ग्रांट की अकाउंटिंग क्या होगी?
एक सिंपल एंट्री में समझाता हूँ। ग्रांट मिला 16 का, जितना मशीन का वैल्यू उतना वहां से एडजस्ट करो तो मशीन हो जाएगा नील, बचा हुआ ग्रांट पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। ऑफ कोर्स इसके ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं मैं डीजीजी बुक करेगा तो कर सकते हो, बट ऐसा नहीं ये बोला हुआ है, जो कि सही भी लगता है मेरे को। क्यों ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि ग्रांट आपको समय पे नहीं मिला, कुछ सालों के बाद मिला, इसलिए ऐसा हुआ। तो स्पेशल केस है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो जो ग्रांट का रिफंड हुआ है वो आपने कॉस्ट में ऐड किया है, तो इन्होंने बोला कि हम डेप्रीसिएशन रेट्रोस्पेक्टिव निकालेंगे, गलत, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ कवर हो जाएगा आपका, प्लीज देख लो इधर क्या बोलता है। इट रिसीव्ड, मैंने इधर ही समराइज करके रखा हुआ आपके लिए, ठीक है, तो आपने नहीं लिखा है तो आप यहां लिख सकते हो बैठ के। इट रिसीव्ड अ ग्रांट एट 40% टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। हम सीख चुके हैं, जब भी डेप्रीशिएबल असेट के लिए ग्रांट मिलेगा 2 मेथड है, या तो ग्रांट को असेट की कॉस्ट से रिड्यूस करो, या फिर आप सेकंड मेथड क्या है, डीजीजी बुक करो और डीजीजी को ट्रांसफर करो पीएनएल में ओवर द लाइफ ऑफ पीपी। बस इतना आपको आंसर करना था। उसके बाद कैपिटल सब्सिडी मिला है फॉर अ नोटिफाइड बैकवर्ड रीजन, मैंने क्या बोला था, बैकवर्ड रीजन दिखा, नोटिफाइड एरिया दिखा, कैपिटल रीजन में ट्रांसफर कर देना। तीसरा भी सेम है, मिला है बहुत चीजों के लिए, बट बोला नोटिफाइड एरिया के लिए मिला है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कहानी खत्म। उसके बाद इट रिसीव 5 lakhs फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग कोरोना वैक्सीन फ्री ऑफ चार्ज टू इट्स एम्प्लॉइज। जब आप वैक्सीन फ्री में दे रहे हो तो वैक्सीन खरीदने में खर्चा लगा रहेगा, बट आपने फ्री में दिया, तो अब ये जो ग्रांट मिला इसका क्या करे, 2 तरीका है, या तो खर्चा अलग दिखाओ और ग्रांट को अदर इनकम अलग ट्रांसफर करो, या फिर ग्रांट को खर्चे से नेट करके दिखा दो। तो या तो यू विल बुक द ग्रांट एज अदर इनकम, या फिर विल एडजस्ट फ्रॉम एक्सपेंस। बेसिकली ये ग्रांट है रेवेन्यू नेचर वाला, याद है किसी खर्चे को रिइंबर्स करने के लिए ग्रांट मिला तो क्या करते हैं वैसा। चौथा वापस से क्या, चौथा आपको बोला गया है कि आपको ग्रांट मिला है फॉर अ पावर प्लांट। अब इसमें एक चीज कंफ्यूजिंग है, बोलता है कि हमने जो ग्रांट मिला उसमें से 90% टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बैलेंस टुवर्ड्स रेवेन्यू किया, इररेलेवेंट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रांट किस पर्पस के लिए मिला है वो देखा जाता है। तो ग्रांट मिला है फॉर पावर प्लांट, 2 मेथड है, या तो कॉस्ट से रिड्यूस कर दो या फिर बुक एज डीजीजे एंड ट्रांसफर टू पीएनएल ओवर द लाइफ ऑफ द असेट, खत्म कहानी। उसके बाद अपना एक शानदार क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज ध्यान रखना क्या बोलता है। 1 April 21, इलेनियोर लिमिटेड परचेज प्लांट 60 lakhs, लाइफ 10 years, सैलवेज 10 lakhs। प्लांट के अगेंस्ट अपने को ग्रांट मिला है 20 lakhs का। अब अपने से पूछा है डेप्रिसिएशन का अमाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। मतलब डेप्रिसिएशन आपको फर्स्ट नहीं सेकेंड ईयर का पूछा है, ऐसे कैसे? असेट खरीदा है आपने 21 को, बट पूछा है डेप्रिसिएशन 20-23 का, मतलब सेकेंड ईयर का पूछा है, ध्यान रखना। अब उसमें मल्टीपल केसेस है। सबसे पहला, इफ द ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, अगर आपने ग्रांट को प्लांट के वैल्यू से एडजस्ट किया तो सेकेंड ईयर का डेप क्या होगा, इधर देख लो, मैंने कर रखा है, एकदम प्यारा सा सोल्यूशन दे रखा है आपको मैंने, एकदम शांति से अपन ने किया हुआ है। देखो पहला केस, तो उस केस में जो भी कॉस्ट है उसमें से ग्रांट निकाल दो, बचा इतना, तो अब सैलवेज इतना है, लाइफ इतना है, इस बेसिस पे फर्स्ट ईयर का डेप विल बी 3 lakhs, सेकेंड ईयर का डेप विल ऑल्सो बी 3 lakhs, सिंपल। तो मुझे सेकेंड ईयर का पूछा गया है, तो पहले कॉस्ट में से ग्रांट माइनस कर देना, फिर बचे हुए कॉस्ट पे आप सेकेंड ईयर का डेप निकाल देना, सिंपल। दूसरा, इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम, अगर आपने डिफर्ड इनकम ट्रीट किया है तो कॉस्ट तो चेंज हुई नहीं, कॉस्ट तो 60 पे रह जाएगी, तो फिर आप ग्रांट को लेस मत करना कॉस्ट से, ग्रांट को अलग से दिखा देना, तो 60 पे चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन, ईयर 1 का 5 लाख, ईयर 2 का 5 लाख, कोई चेंज नहीं है, 5 लाख रह जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा, इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट बट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ग्रांट इज रिफंडेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां गेम होएगा आपके साथ। रिफंड कब हो रहा है ये देखो, रिफंड हो रहा है एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में, तो जब सेकेंड ईयर के एंड पे रिफंड हो रहा है तो डेप्रिसिएशन ईयर 3 ऑनवर्ड्स चेंज होगा, ईयर 2 का चेंज नहीं होगा। जैसे ग्रांट आपको मिल गया 20 का बराबर, तो 40 lakhs बची वैल्यू, ईयर 1 में आपने किया डेप्रिशिएट, ईयर 2 में आपने किया डेप्रिशिएट, अब ईयर 2 के एंड पे रिफंड हो रहा है तो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन वोंट चेंज, वो 3 लाख पे रहेगा। तो काफी लोग मिस्टेक करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे ईयर 2 में रिफंड हुआ है तो पहले आप रिफंड ऐड कर दोगे और फिर डेप्रिसिएशन निकालो, वो गलत हो जाएगा, वो ध्यान रखना। वर्ड में खेला गया है, बताया भी था क्लास में मैंने, वर्ड में खेलेगा तुम्हारे साथ। आगे, इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अगर आपने ग्रांट को प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रीट किया रहेगा तब तो उस केस में इट इज सेम लाइक केस नंबर 2 ना, जहां आपने डिफर्ड इनकम ट्रीट किया था, बस यहाँ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा तो डीजीजी के बदले कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा ना यार, ऐसा, ठीक है। तो मैंने करके आपको दिया हुआ है, खत्म। फिर आएगा अपना अच्छा शानदार क्वेश्चन, आरटीबी सितंबर 24 का, क्या बोलता है सुनना।
एक जनरेटर के लिए अपने को ग्रांट मिला है, ठीक है। जनरेटर एक्वायर किया है 23 में फॉर 100 lakhs। हमने अप्लाई किया ग्रांट के लिए 2 अप्रैल को। अप्लाई करने से ग्रांट सर्टन नहीं बनता है, ठीक है। सब्सिडी वॉज ग्रांटेड इन जून 24। आफ्टर द अकाउंट्स वर फाइनलाइज्ड, द कंपनी हैड नॉट अकाउंटेड फॉर द सब्सिडी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। बोलता है इज दिस अ प्रायर पीरियड आइटम। सबसे पहली बात ये देखो, इधर हुआ क्या है, 23 में एसेट खरीदा आपने, अप्लाई इस दिन पे किया, ठीक है। अब ये रहा आपका ईयर एंड, ठीक है। ग्रांट मिला जून में। अब उन्होंने बोला हमने ग्रांट को यहां अकाउंट नहीं किया ईयर एंड पे, बराबर तो किया है, सही तो है। क्यों? जब ग्रांट मिला ही नहीं यहां तक तो अकाउंट कैसे कर लोगे? और आप बोलोगे सर लेकिन ग्रांट तो अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ अप्लाई करने से अक्रू नहीं हो जाता, कुछ तो कंफर्मेशन आना चाहिए था ना, कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में। तो हम मानेंगे जून में ग्रांट आया, जून में कंफर्मेशन आया, तो यू कांट रिकॉर्ड ऑन दिस ईयर, बराबर किया इन्होंने। उसके अलावा एक और चीज बोली थी कि सब्सिडी जून में मिली आफ्टर द अकाउंट्स वर फाइनलाइज्ड। ये AS4 का रेफरेंस आ जाएगा बीच में। आफ्टर द अकाउंट्स फाइनलाइज मतलब मान लो इधर किधर आपके FS अप्रूव हुए, बराबर। तो ये जो इवेंट है जून 24 का, दिस विल नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ AS4, बिकॉज AS4 में कब आता है? जब कोई भी इवेंट ईयर एंड से लेकर डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में हो, तो हम बोलते हैं एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। ये तो इवेंट ही बाद में हुआ है, तो एक्चुअली आप बोलने को काफी लोग बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग, बट एक्चुअली ये AS4 के स्कोप के बाहर हो गया ना, क्योंकि AS4 कवर कौन से इवेंट करता है? ईयर एंड से लेकर अप्रूवल के डेट के बीच वाले, तो ये तो वहां आएगा ही नहीं। तो इस पे AS4 भी एप्लीकेबल नहीं है, तो आप एडजस्टिंग भी नहीं बोल सकते इसको कि एडजस्ट कर देना प्रीवियस ईयर में, बराबर। तो कंपनी ने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो सही किया है कंपनी ने। तो पूछता है इज दिस अ प्रायर पीरियड आइटम? द आंसर इज नो। व्हाई? प्रायर पीरियड की बातें AS5 में हुई थी। AS5 में बोलता है प्रायर पीरियड क्या होता है, अगर कोई एरर है या ओमिशन है प्रीवियस ईयर की, तो होता है प्रायर पीरियड आइटम। प्रीवियस ईयर में आपने कोई गलती करी नहीं है, ना कोई ओमिशन किया है, तो दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। सेकेंड, इस पे AS4 भी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ग्रांट का अकाउंटिंग जून में ही होना चाहिए 24 में, ये साल तो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बोलता जो ग्रांट मिला उसका अकाउंटिंग 24-25 में कैसे करोगे? तो ग्रांट किसके लिए मिला है? जनरेटर के लिए। जनरेटर इज लाइक अ PP, तो PP के लिए मिला, डिप्रिशिएबल एसेट है। 2 मेथड है, या तो कॉस्ट से एडजस्ट करो या फिर बुक लाइक अ DGG एंड ट्रांसफर टू P&L ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। खत्म कहानी। इसी बात पे AS खत्म, और इसी बात पे हम क्या बोलेंगे? एक के है भाई साहब। तो अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन कर लिया, आपसे सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। बट यस, खुद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वो जरूर से करना, ठीक है। तो आई होप आप मेहनत करोगे। देखो, मेहनत का रिप्लेसमेंट नहीं है, भले आपने रिवीजन देखा, बट जो सेल्फ एफर्ट मारना है वो आपको मारना ही है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। और वो आप कर सकते हो, और अगर आप कर लोगे ना वो, तो आप 100% पास हो जाओगे। सी देखो, हर कोई पास नहीं होने वाला, 100 में से 15-20 बच्चे ही पास होने वाले। वो कौन है? वो जो मेहनत करेंगे वो है, बराबर। CA के अंदर हार्डवर्क विल बीट टैलेंट। बाकी एग्जाम में शायद जो स्कूल कॉलेज के एग्जाम रहेंगे वहाँ टैलेंट रहेगा तो आप क्रैक कर लेते हो, यहाँ नहीं चलेगा वो। टैलेंट इज नथिंग विदाउट हार्डवर्क। सो इवन इफ यू हैव द टैलेंट, इफ यू डोंट हैव टैलेंट, डजंट मैटर, यू कैन बीट एवरीवन विद द हार्डवर्क। डू इट। हार्डवर्क में क्या करना है? क्लासेस देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी करो, मॉक टेस्ट दो, एग्जाम दो, पक्का पास हो जाओगे। काम चोरी मत करना बस, ठीक है। चलो, तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अच्छा लगा और यहाँ तक मुझे सुना है तो एक कमेंट में बता के जरूर जाना कि कैसा लगा। आपके लिए छोटा सा कमेंट रहेगा, मेरे लिए वो रहेगा मोटिवेशन टू पुट मोर सच वीडियोस फॉर यू, ठीक है। तो इसी बात पे लूंगा अलविदा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।